हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल में काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस, एडवांस्ड वोकेबलरी प्लस ग्रामेटिकल रूल्स, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं या फिर बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली ये जो एडिटोरियल है मुश्किल होगा। तो आप वे ऑफ टीचिंग देखें, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी अगर कोर्स ज्वाइन करना, इंग्लिश सीखना है, उसके बारे में लास्ट में बता दूंगा। वैसे नीचे लिखा ही हुआ है ऐप का नाम। तो शुरू करते हैं एडिटोरियल। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्राइम मैसेज, मुख्य संदेश। एडिटोरियल किस पर है? ऑन इंडियाज स्ट्रॉन्ग लाइन, भारत के मजबूत पॉलिसी पर, नीति पर, एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे बस याद करने के लिए नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग लाइन का सीधा सा मतलब है उनकी जो नीति है, पॉलिसी है, वो काफ़ी मजबूत है, तो उस पर है ये एडिटोरियल। तो अब देखते हैं हमारा मेन ये जो न्यूज़ है। तो देखो, सबसे पहले सब हेडिंग, इंडिया मस्ट मोबिलाइज, भारत को मोबिलाइज करना चाहिए, यानी कि एकजुट करना चाहिए, संगठित करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड आप याद करेंगे मोबिलाइज। क्या मतलब हुआ, ये हमने काफ़ी पहले किया था। 563 वर्ड नंबर है मोबिलाइज। यहाँ SEV लिखा जाता है, ZEB। इसका मतलब होता है संगठित करना, यानी कि एकजुट करना, इकट्ठा करना, या फिर तैयार करना या उत्साहित करना। एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट मोबिलाइज्ड ट्रूप्स, जो सरकार है उसने सैनिकों को तैयार किया, उत्साहित किया या इकट्ठा किया टू हैंडल द इमरजेंसी, इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। एक ये एग्जाम्पल देख लो, थर्ड, दे मोबिलाइज्ड पब्लिक सपोर्ट, तो उन्होंने ये जो जन समर्थन है वो जुटाया, मतलब वो संगठित किया, एकजुट किया, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी के लिए। तो ये हमारा वर्ड मोबिलाइज। तो आज जो अभी आप देख रहे हो वो ये थर्ड वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। इंडिया मस्ट मोबिलाइज, तो भारत को मोबिलाइज करना चाहिए, किसको? ग्लोबल ओपिनियन को, जो वैश्विक जनमत है या फिर उनकी जो राय है, तो उसको। अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट्स, पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकी के विरुद्ध। यहाँ पे टेंस देखो, हमारा मस्ट लगा हुआ है शुड की जगह, स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये दिखाता है। तो इसके नीचे अब है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। और आप लोग देखो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ना ये वाला जो सेंटेंस है आप एक बार खुद पढ़ो और ये देखो कि क्या आप पहचान पा रहे हो कि इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है, कौन से रूल्स लगे हुए हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है। डेफिनेटली 90% लोगों को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अपने आप करके देखो, वैसे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। आप लोगों में से कई लोग हैं ना, इसको पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वर रीअश्योरिंग, और फिर यहाँ पे ऊपर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो क्या सोचेंगे, ये सारा तो हो गया सब्जेक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर इसके साथ लगा दिया वर, फिर वो सोचेंगे रीअश्योरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ही नहीं, और ना ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है। तो आप लोग हिंदी निकाल रहे होते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आश्वस्त कर रहे थे, मतलब दोबारा से भरोसा दिला रहे थे। रीअश्योर होता है भरोसा दिलाना वर्ब के रूप में, तो आप ये मतलब निकालते। लेकिन यहाँ पर रीअश्योरिंग एक एडजेक्टिव का काम करेगा, राइट। कैसे करेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना एडजेक्टिव अभी पढ़ते हैं पहले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है, एड्रेस है, किसको? टू द नेशन, राष्ट्र को। और कब था ये? ऑन मंडे नाइट को, 12 मई को 2025 को। तो ये जो उनका संबोधन है, एड्रेस है, पहली चीज होगी। एंड और हिज विजिट, और उनकी जो यात्रा है, यात्रा कहाँ पे? टू द अदमपुर बेस ऑफ द एयर इंडियन एयर फोर्स इन पंजाब, जो पंजाब में ये जो एयर फोर्स स्टेशन है अदमपुर, तो यहाँ पे जो उनकी यात्रा है, तो ये हो गया हमारा दूसरी चीज, ठीक है। एक, मोदी का संबोधन करना राष्ट्र को, और उनकी जो यात्रा है इस जगह पर, ठीक है, पंजाब में। और ये कहाँ पर है? ऑन द फ्रंट लाइन्स विद पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के साथ, मतलब सबसे आगे। ये ऑन द फ्रंट लाइन क्या होता है पहले ये भी समझ लो। ऑन द फ्रंट लाइन का मतलब होता है सबसे आगे। जैसे कोविड के टाइम पर क्या था, डॉक्टर्स और नर्सेज वो फ्रंट लाइन पर थे। हम कह सकते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर ऑन द फ्रंट लाइन
ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, तो वो सबसे आगे थे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। ये कब था विजिट? ट्यूसडे को। तो अब यहाँ पे ये जो ऊपर आपने पढ़ा है, यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एंड के साथ हमने जोड़ा है। पहली चीज़ कह रहे हैं मोदी का जो संबोधन है और मोदी की जो यात्रा है इस जगह पे, ये थी, ये क्या थी? रीअश्योरिंग, मतलब आश्वस्त करने वाली, भरोसा दिलाने वाली, दोबारा से विश्वास दिलाने वाली। किसके लिए? फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। अब ये रीअश्योरिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि रीअश्योरिंग अगर ये वर्ब होती ना तो यहाँ पे फॉर ना लगता। हम लोग रीअश्योर समवन यूज करते हैं कि किसी को भरोसा दिलाना दोबारा से, ठीक है, तो रीअश्योरिंग द नेशन होता अगर ये वर्ब होती, लेकिन यहाँ फॉर लगा हुआ है। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है राष्ट्रीय को मंडे नाइट को, और उनकी जो यात्रा है इस अदमपुर बेस जो है इंडियन एयरफोर्स का पंजाब में, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन में, ट्यूसडे को, तो ये थे भरोसा दिलाने वाले राष्ट्र के लिए। कौन सा राष्ट्र है? दैट हैज बीन इन द मिडस्ट, जो बीच में है। अब यहाँ पे लगा हुआ है हैज बीन, ये दिखा रहा है हमारा टाइम इन टेंस। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है नेशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। क्लियर? तो दैट यानी कि जो, हैज बीन जो है, कहाँ पर है? इन द मिडस्ट यानी कि बीच में। किसके बीच में? ऑफ अ वॉलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो वॉलेटाइल मतलब होता है अस्थिर, जैसे स्टॉक मार्केट एकदम अप डाउन होती जाती है ना, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो ये वॉलेटाइल एडजेक्टिव है, अस्थिर बोलते हैं हम इसको। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा, विवाद या झड़प, ठीक है। तो ये जो अस्थिर झगड़ा है इसके बीच में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा समझ में आ गया। लास्ट टाइम सुन लीजिए प्रधानमंत्री का जो एड्रेस है और उनकी जो यात्रा है, तो वो आश्वस्त करने वाली थी राष्ट्र को जो अस्थिर झगड़े के बीच में फंसा हुआ है, ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देन हैज बीन इज टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। वर्ड मीनिंग हम देखते हैं यहाँ से 667, रीअश्योरिंग, सांत्वनादायक या हिम्मत देने वाला, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, भरोसा दिलाने वाला, हिंदी कुछ भी निकाल लो। तो ये होता है हमारा रीअश्योरिंग। हिज रीअश्योरिंग वर्ड्स, उसके जो सांत्वनादायक शब्द थे या भरोसा दिलाने वाले जो शब्द थे, हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद करी, फील बेटर, अच्छा महसूस करने में, अबाउट द सिचुएशन, स्थिति के बारे में। और बाकी एग्जांपल्स आप ये आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर है, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग का फोल्डर है, लास्ट में आपको ये पीडीएफ दिख जाएगा, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो फॉर मोर एग्जाम्पल्स एंड सिनोनिम्स। इस तरह से लिखे हुए हैं 5-5 एग्जाम्पल्स, और ये आप सिनोनिम्स देख रहे हैं। तो ये आप अपने यहाँ पढ़ना, अदरवाइज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और मेरा कोर्स जो है वो अगर ज्वाइन करना है, अगर सीखने हैं सारे रूल्स, A to Z रूल्स हैं, उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर सीखना है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना, स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हैं, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, वोकैबुलरी के साथ, स्पोकन इंग्लिश के साथ, एवरीथिंग, बाकी आपके सामने डिटेल लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट, सॉरी वर्ड मीनिंग रह गया हमारे इसमें जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे ये आपने देख लिया। फिर आप देखो ये हमारा 659, ऑन द फ्रंट लाइंस, सबसे आगे रहकर संघर्ष करना, किसी संकट या युद्ध में अग्रिम पंक्ति में होना या जोखिम उठाते हुए सबसे पहले काम में जुटना, राइट। ये लिखा है डॉक्टर्स वर, डॉक्टर थे ऑन द फ्रंट लाइंस, मतलब सबसे आगे थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक, महामारी के दौरान। सोल्जर्स आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइंस, सोल्जर सबसे आगे होते हैं हमेशा इन टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के समय। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, रीड एग्जाम्पल्स, और इसमें हम याद कर सकते हैं ये जो वर्ड दिख रहा है आपको 658, तो ये पिछली वीडियो तक अपडेट हुए थे। आज जो वर्ड मीनिंग अपडेट हुए हैं वो यहीं से ऐड हुए हैं 659 से आगे के सारे वर्ड्स। तो अभी पढ़ते हैं, फिर हम वर्ड पे वापस आते हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट, मिस्टर मोदी रिट्रेटेड, ये वर्ड अगेन आ रहा है, हमने आइल्ट्स के एसेज में रीड किया था कई बार, हमने जो पिछले एडिटोरियल्स किए हुए उसमें भी किया था, न्यूज़ में भी आया था। अब आप देखो, बार बार तो मैं दिखाऊंगा नहीं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो रिट्रेट का मतलब होता है अपने शब्दों को दोबारा से कहना, ठीक है, जोर देते हुए। आपने एक स्टेटमेंट पहले दिया, अब आप उसी स्टेटमेंट को फिर से दोहरा रहे हैं,
तो अपनी पुरानी स्टेटमेंट को फिर से दोहराना, उसको उस पर जोर देना, उसको बोलते हैं रिएट्रिएट। तो मोदी ने रिट्रिएट किया, मतलब अपनी स्टेटमेंट को दोहराया। कौन सी स्टेटमेंट? इंडियाज़ रिवाइज्ड स्ट्रेटेजी, जो मतलब इस पे जोर दिया, किस पर? जो उनकी बात थी कौन सी दी है? इंडियाज़ रिवाइज्ड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति, रिवाइज्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है संशोधित, मतलब जिसको रिफाइन किया, जिसको और बेहतर बनाया हुआ है। तो मोदी ने भारत की संशोधित रणनीति पर जोर दिया, उसको मतलब पुनः दोहराया। कौन सी स्ट्रेटेजी है उनकी? ऑफ रिस्पॉन्डिंग, जवाब देने की, प्रतिक्रिया देने की। किसको? टू टेररिज्म, आतंकवाद को। तो इसको रिट्रिएट किया है विद क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ, एंड रिजोल्व, और संकल्प के साथ। अब आप याद कर लोगे वर्ड मीनिंग। रिजोल्व होता है संकल्प, क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता, रिस्पोंड इज प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। ये ऑफ प्रेपोजिशन लगा था इसलिए आईएनजी लगा दिया। टेररिज्म इज आतंकवाद। रिवाइज्ड स्ट्रेटजी हो गया संशोधित रणनीति, और रिट्रिएट हो गया अपनी स्टेटमेंट को पुनः दोहराना। और ऊपर हमारा देखो इन द मिडस्ट ऑफ आ रहा है, मतलब के बीच में, वॉलेटाइल अस्थिर, कॉन्फ्लिक्ट इज विवाद। आगे लिखा है फॉर वन। ये फॉर वन क्या दिखा रहा है? इसको आप नॉर्मल नहीं समझ सकते। इसका मतलब कम से कम, मतलब आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, या आप एक कारण बता रहे हो, या आप एक चीज़ बता रहे हो, मतलब जो प्रीवियस स्टेटमेंट दिए उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं फॉर वन। तो ये मोदी ने जो ये बात कही है, तो इसका प्रूफ दे रहा है वो एक तरह से फॉर वन लगा के। अब देखो फॉर वन का मतलब क्या है ये समझो पहले। फॉर वन मतलब हो गया कम से कम, एक उदाहरण के तौर पर। दूसरा सेंस, जहाँ तक मेरी बात है, इस सेंस में भी निकाल सकते हो, या एक उदाहरण के रूप में, राइट। तो ये होता है फॉर वन। ये आप पढ़ना तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कम से कम मैं तो इस नई नीति का समर्थन करता हूँ। तो आए हमने लगा दिया फॉर वन इसके साथ, तो ये बता रहा है कम से कम मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस न्यू पॉलिसी को। तो ये एक सेंस होगी, तो ये भी वही सेंस होगी, ठीक है, कम से कम मुझे। अब देखो ये आ रहा है फॉर वन फॉर अनदर, एक तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब एक तो ऐसा है और ऊपर से फिर ऐसा है, एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ ऐसा, तो आप तब यूज़ करते हैं फॉर वन इट्स टू एक्सपेंसिव, मतलब एक तो ये बहुत महंगा है। फॉर अनदर, और ऊपर से इट्स नॉट अवेलेबल इन माई एरिया, और ये मेरे इलाके में उपलब्ध भी नहीं है। तो ये इसका दूसरा सेंस। आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, फॉर वन। एक कारण ये है, आप बता रहे हो भी आप मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? अब कारण बताने के लिए लिखा हमने फॉर वन, बिकॉज इट्स अनसेफ, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा यूज़ करेंगे फॉर वन को। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा फॉर वन एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो यहाँ लिखा है इंडिया इज़ नो लॉन्गर विलिंग, भारत अब इच्छुक नहीं है। ये हमारा चैप्टर है विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साथ में हमने लगाया नो लॉन्गर, तो ये हमारा नो लॉन्गर एनी मोर, ठीक है, और एनी लॉन्गर वो वाला लेसन हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब पहले कुछ था अब नहीं है। तो भारत जो है इज़ नो लॉन्गर विलिंग, वो अब इच्छुक नहीं है, पहले था अब नहीं है। किस चीज़ में? टू कंसीड, अपनाने में। किसको अपनाने में? द फिग लीफ ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ये जो दिखावटी स्पष्टीकरण है, दिखावटी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे एक मुहावरा यूज हुआ है, द फिग लीफ ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो ये फिग लीफ क्या होता है और ये कंसीड क्या होता है, पहले दोनों मतलब आप देखो इसको, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। ये देखो सबसे पहले है 660 वर्ड हमारा कंसीड, स्वीकार करना, मान लेना, हार मान लेना, या अपना लेना या अपनाना। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। उसने अंत में मान लिया, ठीक है, उसने अपना लिया, उसने मान लिया कि वह गलत था। ही फाइनली कंसीडेड, ठीक है, उसने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि वॉज रॉन्ग। द लूजिंग कैंडिडेट, ये आप खुद पढ़ना, मैं एक और एग्जाम्पल कुछ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो थर्ड, द कंपनी कंसीडेड, जो कंपनी है उसने मान लिया, किसको? टू द वर्कर्स डिमांड, जो मजदूरों की मांगे थी उनको, आफ्टर द स्ट्राइक, हड़ताल के बाद। तो ये अच्छा वर्ड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको सभी एग्जाम्पल्स को रीड करो। बहुत मेहनत से ये चीज़ें आपको
मैं अपनी तरफ से करके दे रहा हूँ। आपको तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में, बट मुझे बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। तो एक ये आपको अच्छे से याद करना है। और दूसरा 661 फिग लीफ ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मतलब हो गया एक कमज़ोर या दिखावटी सफाई देना। ये बना कहाँ से? यह मुहावरा फिग लीफ से आया है। फिग देखा होगा, अंजीर के जो पत्ते होते हैं उसको बोलते हैं, जो पुराने समय में नग्नता को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, केवल दिखावे के लिए। आदिवासी क्या करते थे, पत्ते वगैरह लगाते थे ना, तो फिग लीफ तो दिखावे के रूप में, तो वहीं से ये बना। और ये आप पढ़ना, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अबाउट दिस इडियम। तो फिग लीफ ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ये एग्जाम्पल पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो, खुद पढ़ लो, और मैं आपको सीधा यहाँ पर ले चलता हूँ। अब वापस आइए टॉपिक पे। क्या लिखा है? इंडिया इज़ नो लॉन्गर विलिंग, भारत अब इच्छुक नहीं है मानने के लिए, अपनाने के लिए। किसको? द फिग लीफ ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ये जो दिखावटी स्पष्टीकरण है। ऑफन ऑफर्ड, जो अक्सर पेश किया जाता है, जो अक्सर दिया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन लिख सकते थे, विच इज़ ऑफर्ड, विच इज़ ऑफन ऑफर्ड, या दैट इज़ ऑफन ऑफर्ड, जो अक्सर ऑफर किया जाता है, दिया जाता है, रखा जाता है सामने। सो एडवांस्ड में दैट इज़ विच इज़ को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया ऑफर्ड, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो जो अक्सर दिया जाता है बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा। दैट की, तो क्या मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि टेररिस्ट्स वर नॉन स्टेट एक्टर्स, जो आतंकवादी हैं वो हैं गैर सरकारी तत्व। नॉन स्टेट का मतलब गैर सरकारी है, गैर राज्य मत बोलना, ऐसा ही लिखते हैं, गैर सरकारी। और ये वर क्यों लगा? क्योंकि इससे पहले की स्टेटमेंट पास्ट में है, अदरवाइज उन्होंने कहा होगा टेररिस्ट्स आर, और पास्ट से जोड़ा तो वर लिख दिया। तो ये अक्सर वो बोलते हैं कि वो गैर सरकारी तत्व हैं, एक्टिंग, जो काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, ऑफ द स्टेट, राज्य से। तो राज्य से स्वतंत्र रूप से वो काम करते हैं, तो वो गैर सरकारी तत्व हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कि फिग लीफ ऑफ एक्सप्लेनेशन है, तो इसको मानने के लिए अब भारत विलिंग नहीं है। तो ये हो गया इसका पूरा मतलब। नाउ नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन, ये एक निरंतरता भी है, ठीक है, ये एक कड़ी भी है। कड़ी क्या होता है? 1 2 3, एक कड़ी आप जोड़ते चले जाते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो कड़ी, ठीक है, या निरंतरता। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, वो चल रहा है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन, ये निरंतरता है। इट यहाँ पे यूज़ किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। किसकी निरंतरता है? ऑफ दिस न्यू स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इस नई रणनीतिक दृष्टिकोण का निरंतरता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और कौन से अप्रोच की बात हो रही है? मतलब जो अभी नया दृष्टिकोण अपनाया उन्होंने फाइट में, उसकी बात की जा रही है। कह रहे हैं विच मैनिफेस्टेड, जो सामने आया था, जो प्रकट हुआ था अर्लियर, पहले। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है इस अप्रोच, इस दृष्टिकोण के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो जो पहले सामने आया था, प्रकट हुआ था, इन द सर्जिकल स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स में, लेस सक्सेसफुली, कम सफलतापूर्वक, मतलब उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए लिखा है लेस सक्सेसफुली, मतलब कम सफलतापूर्वक ये सामने आया था सर्जिकल स्ट्राइक्स में। कौन सी? 2016 की, और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में जो थी 2019 की। क्लियर हुआ? तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन ये एक निरंतरता भी है इस नई रणनीतिक दृष्टिकोण की, जो पहले प्रकट हुआ था कम सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 की में, और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स 2019 की में। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कंटिन्यूएशन, निरंतरता, जारी रहना किसी का, अप्रोच इस दृष्टिकोण, और इसमें मैनिफेस्ट इस प्रकट करना, सामने आना, उजागर होना, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक रूप से, और इसमें कुछ नहीं है, एयर स्ट्राइक्स आप जानते हो, हवाई हमले। नेक्स्ट, इंडिया इज़ विलिंग टू इंगेज, भारत काम करने में इच्छुक है। ये हमारा अगेन लेसन हो गया, विलिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंगेज का मतलब है आप किसी के साथ व्यस्त है, यानी कि यहाँ पे जो सेंस है वो काम धंधे से है।
भारत जो है वो इच्छुक है टू इंगेज विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से, बट ओनली ऑन, लेकिन केवल किस पर, मतलब कोई शर्त रखी होगी कि भाई ये शर्त मानोगे तो ही हम पाकिस्तान के साथ काम करेंगे। तो ये विलिंग है भारत इंगेज रहने के लिए, काम करने के लिए कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान के साथ, बट ओनली ऑन द सेंट्रल एंड रेलिवेंट क्वेश्चन। कह रहे केवल केंद्रीय और प्रासंगिक सवाल पर। सेंट्रल हो गया केंद्रित, मतलब मेन जो सवाल है वो हो गया, उसको बताने के लिए लिख दिया सेंट्रल, यानी कि केंद्रीय, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रेलेवेंट हो गया प्रासंगिक। प्रासंगिक क्या होता है, मतलब रेलेवेंट, जो उससे मिलता जुलता हो। तो वो जो सवाल है ना उस पर ही ये काम करेंगे। और कौन सा सवाल है, ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का। और टेररिज्म कौन सा, एमिनेटिंग, जो निकलता है कहाँ से, फ्रॉम दैट कंट्री, उस देश से। ये एमिनेट जो है इसका मतलब होता है निकलना, जैसे गंदगी के ढेर होते हैं उनसे बदबू निकलती है तो हम यूज़ करते हैं एमिनेट। यहाँ पे आप देख रहे हो एमिनेट 663, निकलना, उत्पन्न होना, फैलना। अ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस एमिनेटेड फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से तीव्र खुशबू निकल रही थी। ठीक है, किसी भी चीज़ से निकल रही हो, फूल से, गंदगी से, या कहीं से भी, तो यहाँ पे वही सेंस है इस वर्ड का। यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, टेररिज्म। कौन सा टेररिज्म, विच इज एमिनेटिंग, जो निकल रहा है। विच इज को उड़ा दिया, सीधा लिखा कौन सा टेररिज्म, जो निकल रहा है कहाँ से, उस देश से। तो उस पर जो सवाल है। और कौन सा सवाल, एंड द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये जो पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ कश्मीर है इसका जो स्थिति है, तो उस पर ये दो सवाल, मतलब। ठीक है, तो अब इसका पूरा मतलब समझ लो कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रूप से काम करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ केंद्रीय और प्रासंगिक सवाल जो है टेररिज्म का, जो पाकिस्तान से निकलता है, और जो स्थिति है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो उस सवाल पर। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से, सेंट्रल इज केंद्रीय, रेलिवेंट हो गया प्रासंगिक, टेररिज्म आतंकवाद, एमिनेट इज निकलना, स्टेटस ये सिंपल ही है आपका जो भी स्थिति है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके हो गया, पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ कश्मीर। यहाँ पे कश्मीर नाउन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट, मिस्टर मोदी ऑल्सो मेड इट क्लियर, मिस्टर मोदी ने ये भी स्पष्ट किया, ऑल्सो लगा है, मेक क्लियर होता है स्पष्ट करना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया दैट कि इंडिया वुड स्टे द कोर्स, भारत जो है वो टिका रहेगा। यहाँ पर विल का कर दिया वुड, क्योंकि पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है सेंटेंस, ये हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन। तो इंडिया है वुड स्टे द कोर्स। अब ये स्टे द कोर्स क्या होता है, ये आप कायम रहना बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, स्टे द कोर्स, अपने उद्देश्य या योजना पर कायम रहना, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, प्लान है, उस पर टिके रहना। ये एग्जांपल्स आप पढ़ लेंगे सेल्फ। हम वापस आते हैं, तो मोदी ने ये भी स्पष्ट किया कि भारत जो है वो कायम रहेगा, किस पर, ऑन द डिसीजन, फैसले पर। कौन सा फैसला, टू सस्पेंड, निलंबित करने का, रोकने का, किसको, इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको निलंबित करने का जो फैसला है उस पर कायम रहेगा भारत। तो ये भी मोदी ने स्पष्ट किया। इसके बाद आगे दो, हालांकि अभी हमारा दो का लेसन आ गया। दो के बाद हम एक सेंटेंस लिखते हैं। ये देखो पूरा का पूरा ये सेंटेंस देखो, यहाँ तक पहले कोमा लगा हुआ है, ये दो के साथ का सेंटेंस है, मतलब हालांकि ऐसा है, फिर कोमा डाल के हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, फिर भी ऐसा है। तो ये सारा हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है यहाँ तक, मतलब एक दो तीन चार, साढ़े चार लाइनों का ये एक सिंगल सेंटेंस। पढ़ते हैं। दो, हालांकि मिस्टर मोदी जो है डिड नॉट डायरेक्टली ज्वाइन इशू, जो मोदी है उन्होंने सीधे रूप से, मतलब डायरेक्टली, ये जो मुद्दा है इसको ज्वाइन नहीं किया, यानी कि बहस नहीं की। किसके साथ, विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंटेंस।
तो हालांकि मिस्टर मोदी ने डायरेक्टली ये जो इशू है इसको ज्वाइन नहीं किया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और कौन सा इशू है जो उन्होंने दावा किया, ठीक है, ऑन हिज क्लेम, उनके दावे पर। कौन सा दावा? दैट की हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका प्रशासन है, ब्रोकर द अंडरस्टैंडिंग, उसने मतलब मध्यस्थता की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब जो समझ है उसको पैदा करने के लिए ब्रोकर किया। ब्रोकर आप जानते हो, जब आप स्टॉक खरीदते हो डायरेक्ट कंपनी से तो खरीद नहीं सकते हो, बीच में कोई ना कोई आपको चाहिए होता है थर्ड पर्सन, तो आप ब्रोकर से बाय करते हो स्टॉक्स। उसी तरह से ये जो भारत पाकिस्तान है इनके बीच में सुलह कौन करवा रहा है? तो ट्रंप का दावा है कि उनके प्रशासन ने ये किया है। तो वही कह रहे हैं कि उनका जो दावा है कि जो प्रशासन है उसने ब्रोकर किया अंडरस्टैंडिंग को, मध्यस्थता की है समझ को पैदा करने में बिटवीन इंडिया एंड इस्लामाबाद, इन दोनों के बीच में। फिर कोमा डाल दिया, लेकिन फिर भी, ठीक है, आगे ये सेंस निकलेगा। अभी इसको दोबारा से पढ़ो। हालांकि मिस्टर मोदी ने डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो मुद्दा है इसको ज्वाइन नहीं किया, मतलब उस पर बहस नहीं की है। और मुद्दा कौन सा, ये जो इशू है कौन सा है? उनके क्लेम पर, उनके दावे पर कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मध्यस्थता करवाई है समझ की इन दोनों के बीच में, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में। कह रहे हैं हालांकि ऐसा है, फिर भी ही वॉज कैटेगोरिकल, लेकिन वो स्पष्ट थे। हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया इशू, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट थे, क्लियर थे। कैटेगोरिकल होता है स्पष्ट, एकदम साफ, क्लियर। इसको आप देखो मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, कैटेगोरिकली काफ़ी यूज़ होता है, वो एडवर्ब हो जाता है, ये हमारा एडजेक्टिव है कैटेगोरिकल, यानी कि स्पष्ट और निर्दिष्ट या पूर्ण रूप से स्पष्ट और बिना किसी शंका के। तो सीधा सा मतलब है कोई शक नहीं है, स्पष्टता, स्पष्ट। ही मेड अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, उसने कैसी स्टेटमेंट दी? स्पष्ट बयान। दैट कि ही वुड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट, वो हिस्सा नहीं लेंगे कार्यक्रम में। तो बाकी आप पढ़ लेना सेल्फ। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा आपको? तो कह रहे हैं फिर भी ही वॉज कैटेगोरिकल, वो स्पष्ट थे इन हिज एजर्शन, अपने एजर्शन में। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हमने वर्ब के रूप में काफ़ी बार यूज़ किया है। अजर्ट करना मतलब अपनी बात को थोड़ा जोर दे के कहना, और एजर्शन जो है ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। और अब ये भी देख लेते हैं, सामने आ गया। देखो ज्वाइन इशू मतलब होता है विवाद शुरू करना, किसी मुद्दे पर बहस करना, किसी विवाद में शामिल होना, ठीक है। टू कंट्रीज ज्वाइंट इशू ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट, दोनों देशों ने सीमा विवाद पर बहस शुरू की, तो ज्वाइन इशू। तो अभी हम वर्ड देख रहे थे एजर्शन, ये नाउन है, मतलब होता है दृढ़ कथन। कथन मतलब जो आपने कहा है, स्टेटमेंट दी है, लेकिन वो दृढ़ है, जोर देकर कही गई बात। इतना काफ़ी है, समझ गए होंगे। हिज असर्शन दैट ही वॉज इनोसेंट, उनका जो कथन है, ये जो दृढ़ कथन है कि वह निर्दोष है, वॉज वो था, फर्म एंड कॉन्फिडेंट, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा। बाकी आप ये पढ़ना सेल्फ, अच्छा वर्ड है, काफ़ी मिलेगा आपको न्यूज़ में, ठीक है। और बाकी और एग्जांपल्स ये देख सकते हैं, ये इनके सिनोनिम्स। नाउ नेक्स्ट, तो ही वॉज कैटेगोरिकल, वो स्पष्ट थे इन हिज असर्शन, अपने दृढ़ कथन में। कथन कौन सा था उनका, मतलब क्या कहा था उन्होंने? दैट की इंडिया वुड बी गाइडेड, कि भारत को गाइड किया जाएगा। उन्होंने विल भी कहा होगा, गाइडेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, लेकिन दैट से पहले पास्ट का सेंटेंस है, तो ये भी हमारा विल हो गया, वुड में कन्वर्ट। तो भारत जो है इसको गाइड किया जाएगा, इसका नेतृत्व किया जाएगा एंटायरली, पूरी तरह से, बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हित के द्वारा, मतलब जिसमें उनके देश का फायदा है, तो उस चीज़ के द्वारा पूरी तरह से गाइड किया जाएगा भारत को। और किस चीज़ में गाइड किया जाएगा? इन डिसाइडिंग, फैसला लेने में, डिसाइड करने में, किसको? इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इनके जो फ्यूचर की कार्यवाही है। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब होता है कार्यवाही, मतलब उनका जो भी एक्शन प्लान है, तो उसको डिसाइड करने में नेशनल इंटरेस्ट जो है पूरी तरह से उसके द्वारा भारत को गाइड किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट, फर्दर मूव्स, जो आगे के कदम है बाय इंडिया, भारत के द्वारा, विल डिपेंड ऑन, वो निर्भर करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
किस पर डिपेंड करेंगे? ऑन हाउ, कि कैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स, पाकिस्तान प्रतिक्रिया देता है, किस चीज़ पर प्रतिक्रिया देता है? टू द चेंज्ड अप्रोच, ये जो बदली हुई अप्रोच है, बदला हुआ दृष्टिकोण है, इस पर, किसका दृष्टिकोण? ऑफ इंडिया, भारत का। एंड द न्यू रियलिटीज़, और नई वास्तविकताएं। तो कह रहे हैं कि फर्दर मूव, और आगे का जो भी कदम होगा भारत के द्वारा, वो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान कैसे रिस्पोंड करता है भारत के बदले हुए दृष्टिकोण पर और नई वास्तविकताओं पर। यहाँ पे अप्रोच नाउन है, चेंज्ड काम करेगा एडजेक्टिव का, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो हम यूज़ करेंगे आर्टिकल, रिस्पोंड के साथ टू तो हम यूज़ करते ही हैं। तो ये हमारा हाउ दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। अब आप देख पा रहे हो, मतलब अगर आपको सबसे पहली कंडीशन होती है गाइज, इस चीज़ को समझो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो वोकेबलरी याद करना नहीं होता है। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए रूल्स में मास्टरी हासिल करना। एक बार रूल आ गए ना, उसके बाद पढ़ना शुरू करो, वोकेबलरी ऐसे चुटकियों में आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप लोग क्या करते हो, वीडियोस देख देख के कहीं से भी वोकेबलरी याद करते रहते हो, फिर भूलते रहते हो। लेकिन जब आप पढ़ने लगते हो खुद आपको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आप यही नहीं समझ पाते कि कहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। तो पहले रूल को पक्का करो, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ना। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें वर्ड मीनिंग देख लो। एक है मेक क्लियर, स्पष्ट करना। देन स्टे द कोर्स, कायम रहना किसी भी अपनी योजना प्लान वगैरह पे। सस्पेंड करना इज निलंबित करना, ये 2 का लेसन हालांकि। और ज्वाइन इशू, कोई भी बहस वगैरह शुरू करना। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का हित। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्यवाही। देन चेंज्ड अप्रोच, बदला हुआ दृष्टिकोण। बाकी मैंने आपको बता दिए, और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ना यहाँ तक ही पढूं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे लिखा है मिस्टर मोदीज विजिट टू उधमपुर। मिस्टर मोदी की जो विजिट है, यात्रा है, कहाँ पे? उधमपुर में। यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक कोमा। तो ये जो उधमपुर में इनकी विजिट है, डिसअप्रूव्ड, इसने अस्वीकार किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसको अस्वीकार किया? पाकिस्तान क्लेम, पाकिस्तान के दावे को। कौन सा दावा था उनका? दैट की द बेस वॉज हिट, ये जो बेस है, ये जो उधमपुर बेस, तो ये इस पर अटैक हुआ है, तो ये पाकिस्तान ने दावा किया था। तो इस चीज़ को मोदी ने उस जगह पर जाके क्या किया? डिसअप्रूव कर दिया कि वो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो मिस्टर मोदी का जो यात्रा है उधमपुर में, तो इसने अस्वीकार किया है पाकिस्तान के दावे को कि बेस जो है वो हिट हुआ है ड्यूरिंग द रिसेंट मिलिट्री फेस ऑफ, ये जो हाल ही का मिलिट्री का टकराव है। फेस ऑफ मतलब होता है टकराव, झगड़ा। तो इसमें, ठीक है, इसके दौरान ये बेस हिट हुआ है। यहाँ बेस ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, हिट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। अब ये उधमपुर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 100 किलोमीटर है फ्रॉम द बॉर्डर से। एंड और ऑल्सो अ साइट, और ये एक स्थल भी है, एक जगह भी है। कौन सी जगह है? ऑफ इंडियाज रशिया मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये स्थान भी है भारत के रशिया के द्वारा बनाया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसका ये स्थान भी है। वर्ड मीनिंग याद करेंगे। विजिट इज यात्रा, साइट मतलब स्थल, जगह। यहाँ पे रशिया मेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रशिया के द्वारा बनाया हुआ। और डिसअप्रूव इज अस्वीकार करना, क्लेम इज दावा, हिट इज अटैक होना या प्रहार करना। फेस ऑफ का मतलब होता है टकराव। ये वर्ड आप देखें यहाँ पे 669, फेस ऑफ मतलब हो गया आमना सामना करना, सीधी टक्कर लेना, सामना करने के लिए आमने सामने खड़ा होना, ठीक है, टकराव कह सकते हो। 2 टीम्स विल फेस ऑफ इन द फाइनल मैच टुमारो, दोनों टीमें कल फाइनल मैच में आमने सामने होंगी। तो ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दैट सैड, कह रहे हैं फिर भी। सो दैट सैड क्या होता है, इसको भी आप देख लो ध्यान से। ये देखो दैट सैड 672, फिर भी, हालांकि, यह कहते हुए भी। हिंदी ऐसे कुछ भी निकल सकती है। से का हो गया सैड, मतलब जो अभी पहले का है ना स्टेटमेंट, तो कह रहे हैं उसके बावजूद भी, मतलब हैविंग सैड दैट, उसी तरह से है। द वेदर इज कोल्ड, मौसम ठंडा है। दैट सैड, कह रहे हैं फिर भी, या हैविंग सैड दैट, इसके बावजूद भी, वी विल स्टिल गो फॉर अ वॉक, हम फिर भी सैर पर जाएंगे। तो ऐसे यूज़ करेंगे दैट सैड।
हैविंग सैड दैट की तरह ही है, वो हमने लेसन किया था हैविंग सैड दैट, ठीक है। तो कह रहे हैं फिर भी देयर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टू इंसुलेट, इंसुलेट करने की। इंसुलेट होता है अलग करना या उसकी रक्षा करना, जैसे आप वायर्स को इंसुलेट करते हो। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वर्ड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इंसुलेट, अलग करना, बचाना, संरक्षित करना। द हाउस इज़ इंसुलेटेड टू कीप इट वार्म इन विंटर, सर्दियों में गर्म रखने के लिए घर को इंसुलेट यानी कि अलग किया गया है या उसको सुरक्षित किया गया, बचाया गया, किसी भी तरह से निकाल सकते हो सेंस। तो ये सारे आप पढ़ लेना एग्जाम्पल। हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो कह रहे हैं ज़रूरत है इंसुलेट करने की, मतलब बचाने की, अलग करने की, किस चीज़ को, स्ट्रैटेजी को, रणनीति को। किससे अलग करने की ज़रूरत है, फ्रॉम पॉपुलिस्ट स्लोगनियरिंग। स्लोगनियरिंग क्या होता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे नारेबाजी होती है ना, स्लोगन होते हैं, स्लोगन से बना स्लोग नियरिंग, स्लोग नियरिंग बोलते हैं इसको। स्लोग अलग पढ़ेंगे, नियरिंग अलग पढ़ेंगे, स्लोग नियरिंग नारेबाजी। पॉपुलिस्ट क्या होता है, जनप्रिय, जो लोगों को लुभाने वाला, ठीक है। तो दो मतलब होते हैं, जनप्रिय जो लोगों को प्रिय हो, जैसे हम बोलते हैं पॉपुलिस्ट लीडर, जनप्रिय नेता, जो लोगों को पसंद होता है नेता, उसको बोल देते हैं पॉपुलिस्ट लीडर। ऐसी पॉपुलिस्ट जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब लोगों को, जन को लुभाने वाला, जो नारेबाजी है। तो कह रहे इससे अलग करने की जरूरत है स्ट्रैटेजी को। और किससे अलग करने की जरूरत है, द प्राइम टाइम टीआरपी वॉर्स, ये जो टीआरपी के चक्कर में वॉर्स चलते हैं, ठीक है। तो इनसे आगे क्या लिखा है, इंडियाज स्टेक्स आर हाई, भारत के जो दावे हैं वो हाई है, मतलब भारत का बहुत कुछ दावे पे लगा हुआ है, ये मतलब है इसका। स्टेक्स मतलब दाव, और हाई का मतलब है उसका बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है भारत का। एंड और दे मस्ट नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज, तो उन्हें बंधक नहीं बनाया जा सकता है, या उन्हें बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे होल्ड हॉस्टेज, हॉस्टेज मतलब होता है बंधक, यानी कि कैप्टिवेट। होल्ड कैप्टिवेट वर्ब हो जाती है बंदी बनाना। ये हमारा मस्ट का पैसिव वॉइस है, मस्ट भी। दे यहाँ पे काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, शुड की जगह मस्ट यूज़ किया है। सो दे मस्ट नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज, उनको मतलब बंदी नहीं बनाया जा सकता है। बाय द डिज़ाइंस ऑफ पाकिस्तान टेररिस्ट्स, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट्स के द्वारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का यहाँ पे मतलब है उनकी जो भी योजनाएं हैं, उनके जो षड्यंत्र हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो सोच है, वो सब कुछ आ गया डिज़ाइन के अंदर। तो पाकिस्तान का जो ये ढांचा है, डिज़ाइन है, तो इसके द्वारा कह रहे हैं कि उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता है। कह रहे हैं विच आर अनएक्सेप्टेबल, ये जो डिज़ाइंस है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, तो विच आर जो है अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार्य, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मतलब बेशक या निश्चित रूप से। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा। एक लाइन और पढ़ देते हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंग और देख लो आप। ये देखो होस्टेज आ रहा है, क्या मतलब हुआ, बंधक। टेररिस्ट्स टुक सेवरल पीपल होस्टेज ड्यूरिंग द अटैक, हमले के दौरान आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया। तो ये आप देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्वाइट डिप्लोमेसी, क्वाइट मतलब शांत, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। डिप्लोमेसी नाउन है, क्वाइट एडजेक्टिव है। कह रहे जो शांत कूटनीति है एंड कोवर्ट ऑपरेशंस है, कोवर्ट मतलब होता है गुप्त, और ये जो गुप्त अभियान है, मे नॉट बी सुटेबल, ये उपयुक्त नहीं हो सकते हैं फॉर टीआरपी मीडिया वॉर्स, टीआरपी मीडिया वॉर्स के लिए। ये हमारा लेसन है मे बी, जो संभावना दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हमारा मतलब संभावना वाला लेसन, पॉसिबिलिटी का वर्कबुक पार्ट 1 में किया था। तो कह रहे हैं शांत कूटनीति और गुप्त अभियान जो है ये सूटेबल नहीं हो सकते हैं टीआरपी मीडिया वॉर्स के लिए, बट लेकिन कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, किसके लिए, इन द परस्यूट ऑफ द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो कह रहे हैं देश के रणनीतिक हित जो हैं, तो उनके परस्यूट में मतलब उसकी आपूर्ति के लिए, उसको पूरा करने में ये एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकते हैं। ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन द परस्यूट ऑफ, मतलब आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं ताकि वो पूरा हो जाए। तो और इसके अलावा याद करेंगे सुटेबल, ये तो सिंपल ही है। डिप्लोमेसी कूटनीति, और कोवर्ट ये वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ।
ये वर्ड आप याद करेंगे। ये देखिए 675 इज कोवर्ट, मतलब गुप्त, रहस्यमय, छिपा हुआ। द स्पाई वॉज इंगेज्ड इन अ कोवर्ट ऑपरेशन, जासूस एक गुप्त मिशन में संलिप्त था, लगा हुआ था। तो ऐसे आप इसको यूज़ करेंगे। बाकी एग्जांपल्स आप ये देख सकते हैं, सामने लिखे हैं, ये इसके सिनोनिम्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारा सारा सिस्टम अभी यहाँ तक। आगे देखिए, अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वर्ड मीनिंग बता देता हूँ जो इसमें यूज़ हुए हैं। वाइल मतलब जबकि, अनसेटल्ड मतलब होता है अस्थिर। ये वर्ड इसमें दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे देख लो, 676 अनसेटल्ड मतलब अस्थिर। क्लियर हो गया यहाँ तक? इंडिया शुड नॉट बी अनसेटल्ड मतलब अस्थिर नहीं होना चाहिए भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर सैबर रैटलिंग के द्वारा, मतलब इसका मतलब होता है न्यूक्लियर की धमकी। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टाइम कि मतलब समय हो गया है। इंडिया टुक द लीड कि इंडिया नेतृत्व करे, ये हमारा लेसन है। इट इज़ हाई टाइम वाला। उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन हिंदी होती है फ्यूचर की। तो समय हो गया कि भारत लीड करे, ठीक है, मतलब टुक द लीड, नेतृत्व करे अदर पार्टनर जो कंट्रीज हैं उनके साथ एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। और किस पर? ऑन द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन के रिस्क पर, मतलब चर्चा करने के लिए। और इसमें चलो मैं पढ़ ही देता हूँ थोड़ा सा और। द डेंजर्स ऑफ अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट आर फार टू सीरियस। जो खतरे हैं न्यूक्लियर झगड़े के, आर वो हैं फार टू सीरियस मतलब कहीं ज़्यादा गंभीर, टू बी इग्नोर्ड कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा था। ये देखो, टू और TOO फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा लेसन है। टू और टू का लेसन ये हमने किया था। टू और टू का लेसन आपके सामने ये रूल आ रहा है। इसमें देखो नॉट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी हिंदी में नहीं जो है उसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। द डेंजर्स जो हैं न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के, वो कहीं ज़्यादा गंभीर है, इग्नोर किया जाने के लिए, या उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा सो दैट और टू का लेसन। अब आपको समझ में आया होगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आई। ठीक है। तो बाकी आपको देखना है और ये आप बाकी पढ़ लेना अपने आप। ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप इतना देखते भी नहीं है। तो ये था हमारा एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। और जिसको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सीखना शुरू करो, फिर एडिटोरियल्स पढ़ना, मज़ा आएगा। और ये जो PDF है वर्ड मीनिंग की, ये मिलेगी मेरे कोर्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।